नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ब्रिलियंट ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम लोग प्रधान शिक्षक सीटेट KVS के लिए टेस्ट सीरीज़ नंबर 1 देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दीजिए। फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल भी है ब्रिलियंट ट्यूटोरियल के नाम से। ऐसे मैं इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो इसको भी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि सारी जानकारी मैं वहीं पर शेयर करते रहता हूं और वीडियो का लिंक भी वहां पर डाल दिया जाएगा जिससे आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, तनाव और आवेग की अवस्था किसे कहा जाता है? तनाव और आवेग की अवस्था किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर सही आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। विद्यालय में आने से पहले बच्चे को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। उसे धर्म पुस्तक पढ़ाना चाहिए, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना चाहिए, उसका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना चाहिए, उसे प्रातःकालीन शिक्षा पर उपदेश देना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना, बच्चों का सर्वांगीण विकास, पढ़ना एवं लिखना सीखना और बौद्धिक विकास। तो महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है शिक्षा का, बच्चा का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, सभी तरह से विकास होना चाहिए। केवल आजीविका कमाना, पढ़ना लिखना सीखना और बौद्धिक विकास ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता है। अतः सर्वांगीण विकास जो होता है बच्चों का, वही शिक्षा का उद्देश्य है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था स्किनर महोदय ने। स्किनर। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है मन का अध्ययन करना, आत्मा का अध्ययन करना, शरीर का अध्ययन करना और व्यवहार का अध्ययन करना। तो आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ जो है वह होता है व्यवहार का अध्ययन करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ कौन सा नहीं है? मानव का व्यवहार अध्ययन करना, ये भी है।
मानव के व्यवहार का अध्ययन करना, ये भी जो है सो है। मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना, ये भी मनोविज्ञान का अर्थ है। सीखने के तरीकों का अध्ययन करना, ये भी है। तो आपका संचार माध्यमों का अध्ययन करना, ये जो है सो शिक्षा मनोविज्ञान का सही अर्थ नहीं है। दोस्तों जैसे ही आपको नहीं वाला प्रश्न है तो नहीं वाला प्रश्न में फंसता है लोग। तो नहीं वाला जैसे ही प्रश्न आए तो उसको पहले अंडरलाइन कर ले और उसके बाद जो है क्वेश्चन के ऑप्शन को पढ़े और ऑप्शन को पढ़ करके ही जवाब दे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, परिवार एक साधन है। परिवार एक साधन है। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का। तो परिवार जो है वह एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। परिवार जो है एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9, मानव विकास किन दोनों योगदानों का परिणाम है। मानव विकास जो है वह किन दोनों योगदानों का परिणाम है, यानी कि अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक का और वंशाक्रम एवं वातावरण का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका वंशानुक्रम एवं वातावरण। दोनों का जो है सो मानव विकास जो है दोनों के योगदान है वंशानुक्रम एवं वातावरण का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि मानव विकास देखिए, मानव विकास कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। मानव विकास कुछ सिद्धांतों पर आधारित है, तो कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो अनुक्रमिकता का सिद्धांत। उसके बाद आगे देख लेते हैं और है सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती और निरंतरता का सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। प्रतिवर्ती जो है सिद्धांत वह मानव विकास का सिद्धांत पर आधारित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, श्याम पढ़ने में असक्षम है। श्याम पढ़ने में असक्षम है, यानी कि श्याम जो है पढ़ नहीं पाता है। तो उसमें कैसी अक्षमता है, कौन सी अक्षमता है उसमें। तो डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्मिथिया। तो यदि श्याम पढ़ने में असक्षम है तो पढ़ने में जो असक्षम रहता है उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। और डिस्ग्राफिया होगा जो लिख नहीं पाता है, लिखने में जो असक्षम रहता है उसको डिसग्राफिया। और गणित में अक्षमता जो होती है, गणित की अक्षमता जो होती है उसको हम कहते हैं, गणित की अक्षमता को कहते हैं डिस्कैल्कुलिया। तो ये तीनों याद रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 का हिंद स्वराज किसकी रचना है। तो हिंद स्वराज किसकी रचना है। तो हिंद स्वराज जो है रचना है वह महात्मा गांधी की रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है मानव विकास डैश है। देखिए मानव विकास जो होता है वह मात्रात्मक और गुणात्मक, मानव विकास जो है वह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। मानव विकास जो है वह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए, बच्चों को अध्ययन में बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने के लिए
करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को डैश की आवश्यकता होती है। मतलब एक बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को डैश की आवश्यकता होती है। तो अन्य बच्चों की तुलना करने में, बच्चों को प्रेरित करने में, बच्चों को डांटने में, बच्चों को नियंत्रित करने में। तो बच्चों को नियंत्रित तो नहीं कर सकते हैं ना, बच्चों को डांटना भी नहीं है, और बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं, प्रेरित करके उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निम्न में से कौन सा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? कौन सा सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि अंतर्दर्शन, मतलब खुद के अंदर जो है सो दर्शन, यानी कि अंतर्दर्शन ही सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों को ओतप्रोत घूमती है? देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों के ओतप्रोत, ओतप्रोत का अर्थ, कहने का अर्थ है कि आसपास क्या करती है, घूमती है। तो वो हो जाएगा, देख लेते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन है आपका शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव, शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव, शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया और अधिगम परिस्थितियाँ। तो इसमें जो है सो आपका सभी ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें सभी ऑप्शन आपका सही है, वो इसलिए आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से सभी आंसर हो जाएगा डी। तो अगला क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। कह रहा है इसमें कि शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है, शिक्षा मनोविज्ञान जो है वह अधिक बल देता है शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर, छात्र केंद्रित शिक्षा पर और पाठ्यचर्या केंद्रित शिक्षा पर, विद्यालय केंद्रित शिक्षा पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, छात्र केंद्रित शिक्षा पर जो है बल देता है। आ जाएगा अब अगला 18 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थित है? मनोविज्ञान शाला जो है वह कहाँ स्थित है? तो मनोविज्ञान शाला जो है आपको स्थित है इलाहाबाद में, मनोविज्ञान शाला स्थित है इलाहाबाद में। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। कह रहा है कि संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, अनुबंधन, दंड, यंत्रवत याद करना। तो संरचनावादी उपागम के लिए जो महत्व, ज्ञान की संरचना के लिए जो आवश्यक है वह है आपका विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान का होना आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। बाल मनोविज्ञान का ये बल लिखा गया है, इसमें बाल मनोविज्ञान हो, ये बाल मनोविज्ञान है, बल मनोविज्ञान लिखा गया है, बाल मनोविज्ञान है। अध्यापन का विषय शिक्षा संहिता और अध्यापन का विषय एवं बाल मनोविज्ञान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको डी, अध्यापन का विषय का भी ज्ञान होना चाहिए और बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला जो है शिक्षक एक विद्यार्थी का संबंध होना चाहिए। चलिए शिक्षक और विद्यार्थी का जो होना चाहिए वो संबंध कैसा होना चाहिए? तो शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध जो होना चाहिए वह होना चाहिए स्नेह, विश्वास का, सम्मान का, यानी कि ये सभी होना चाहिए, सभी प्रकार का संबंध होना चाहिए, तभी जो है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 22। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? विकास जो है कभी भी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है, यह जो है
विचार किससे संबंधित है? तो अंतः संबंध का सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत है, अंतः क्रिया का सिद्धांत है। विकास कभी भी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो ये जो है सो आपको हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत। आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। अवधारणाओं का विकास जो है वह मुख्य रूप से क्या है? बौद्धिक विकास का हिस्सा है, शारीरिक विकास का, मानसिक विकास का, संवेगात्मक विकास का। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर आपका हो जाएगा ए, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। अब क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में है कि व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। बौद्धिक विकास में, शारीरिक विकास में, सामाजिक विकास में। तो इनमें सभी में भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत रूप से कोई भी शिक्षार्थी जो होता है ये एक दूसरे से सभी में भिन्न होते हैं। तो इसका हो जाएगा आंसर डी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 में क्या है? कह रहा है कि निम्न में से किस स्तर पर बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। तो इसमें किशोरावस्था में जो है वह अपने वर्ग, समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। चलिए इस अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 26, खिलौने की आयु कहा जाता है किसको? खिलौना की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को और प्रौढ़ावस्था को। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको ए, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौना की आयु कहा जाता है, टॉय एज का। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? मतलब सत्य नहीं है। तो विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। यही गलत है, विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, यह जो है सो गलत है। क्योंकि विकास जो है वह विकास होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। विकास होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, तो यही इसमें गलत है। अब कह रहा है कि शर्म और गर्व की भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो शर्म और गर्व की भावना का विकास होता है बाल्य अवस्था में। शर्म और गर्व की भावना का विकास होता है बाल्य अवस्था में। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो सीखने की क्रिया में तीव्रता। सीखने की क्रिया में क्या होता है? तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चिंतन की प्रक्रिया, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। तो शैशवावस्था में जो होता है वह सीखने में तीव्रता होता है, ये सही है, जिज्ञासा भी होता है, लेकिन चिंतन की प्रक्रिया नहीं होता है। ये गलत है, ये भी होता है लेकिन चिंतन की प्रक्रिया जो है यही जो है इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था जो है वह 12 वर्ष तक होती है। बाल्यावस्था आपको 12 वर्ष तक होती है। आंसर नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में है कि विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि। तो
इसका आंसर हो जाएगा आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। यानी कि ये सभी हो जाएगा। आकार में वृद्धि होता है, सोच में भी वृद्धि होता है, समझ कौशल में भी वृद्धि होता है। यही होता है विकास में। तो अगला है 32 नंबर क्वेश्चन। कहता है परिपक्वता का संबंध किससे है? परिपक्वता का संबंध है, परिपक्वता का संबंध विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से, रुचि से। तो परिपक्वता का जो है जो है आपका हो जाएगा इसमें आंसर हो जाएगा आपको आंसर नंबर ए। यानी कि परिपक्वता आता है जब विकास होगा तो परिपक्वता आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है कि एक 13 वर्षीय जो है, एक 13 वर्षीय बालक बात करने में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को ही सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? मतलब एक 13 वर्षीय बालक है जो अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को ही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? तो वह विकास की अवस्था जो है उसकी किशोरा अवस्था में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 34। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक विधि कौन सी है? तो मनोविश्लेषणात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि और सांख्यिकी विधि। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा ए सी, विकासीय विधि जो है, सॉरी इसका जो है सो सी आंसर हो जाएगा, विकासीय विधि। बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक उपयुक्त विधि जो है वह विकासीय विधि है। यहाँ छूट गया, सर्वाधिक उपयुक्त विधि होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि बच्चे के विकास सिरस्थ सिद्धांत क्या है? विकास का सिरस्थ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विकास का सिरस्थ सिद्धांत क्या है? तो सिरस्थ सिद्धांत क्या है देखते हैं। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं क्या है। चलिए आइए ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। कहता है कि विकास पैर से सिर की ओर होता है। विकास जो है वह पैर से सिर की ओर होता है। विकास सिर से पैर की ओर होता है। विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विकास जो है सो सिर से पैर की ओर होता है। हमेशा विकास सिर से पैर की ओर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वृद्धि, सॉरी गलती टाइप हो गया है। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा है? पर्यावरणीय, स्वास्थ्य और आहार। तो इसमें हो जाएगा ये सभी जो है सो विकास को प्रभावित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नवजात शिशु का भार कितना होता है? तो नवजात शिशु का भार होता है 7 पाउंड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना समय लगता है? तो गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन लगता है, 280 दिन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत नहीं है? विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो कह रहा है कि विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, विकास मशीनी प्रक्रिया है। तो विकास जो है सो ये मशीनी प्रक्रिया है, ये जो है सो सही नहीं है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन फिर देख लेते हैं कि विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। उद्दीपन का जो है सो क्या है? प्रतिक्रिया से जो संबंध होता है वही जो है सो परिपक्वता से, विकास का संबंध जो परिपक्वता से है वही संबंध उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। तो आंसर हो जाएगा बी।
आइए, नर्सरी से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा प्रिय मित्र, और इधर इधर हो गया मेरा पड़ोस और मेरा विद्यालय। तो इसके लिए सबसे उपयुक्त जो होगा वो मेरा परिवार होगा, क्योंकि शुरू जो है बच्चे का शुरुआत जो होता है, प्रारंभिक शिक्षा जो होता है वो परिवार से ही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। 42 में कह रहा है विकास शुरू होता है उत्तर बाल अवस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्य अवस्था से। तो विकास जो होता है वो प्रसव पूर्व अवस्था से ही शुरू हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका आंसर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है अगला क्वेश्चन में संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति, संकल्पनाओं है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति निम्नलिखित विकास के किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? कह रहा है कि संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति निम्नलिखित विकास के किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? तो विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। विकास विषम जातीय से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होते हैं। विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। इसका आंसर हो जाएगा डी कि विकास जो है सो क्रमिक रूप से होता है। विकास जो है वह क्रमिक रूप से होता है। चलिए आगे है विकास डैश से डैश की ओर होता है। तो आप जान रहे हैं कि विकास जो होता है वह जटिल से कठिन की ओर भी नहीं होता है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है। विकास जो होता है वह क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। विकास सामान्य से जटिल की विशिष्ट की ओर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मध्य बाल्य अवस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक होती है। मध्य बाल्य अवस्था में जो भाषा होता है वो सामाजिकृत से अधिक अहम केंद्रित होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सामाजिकृत से बजाय अहम केंद्रित अधिक होता है। अब अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। तो अधिगम विकास के पीछे रहता है। अधिगम और विकास समानार्थक शब्द है। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। विकास अधिगम से स्वतंत्र है। तो यह जो होता है अंतः संबंधित होता है। विकास जो होता है वह अधिगम से अंतः संबंधित होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, निम्नलिखित में से एक प्राथमिक कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है शिक्षण विधियों में अक्षमता और विषय ज्ञान और उच्च मानक भाषा में पढ़ने की क्षमता, पढ़ाने की उत्सुकता। और अगला है डी नंबर ऑप्शन है आपका हो जाएगा धैर्य और लगन। तो एक अच्छे शिक्षक जो होते हैं, प्राथमिक स्तर के अच्छे शिक्षक जो होते हैं, उनको धैर्य और लगन की आवश्यकता होती है, यानी कि उनमें धैर्य और लगन होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है दोस्तों आपका हो जाएगा हरलॉक महोदय का। यह कथन है कि विकास परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन है हरलॉक का। और यह ध्यान रखिए कथन से 3-4 क्वेश्चन तो आना ही है प्रधान शिक्षक में, तो क्वेश्चन इसको अच्छी तरह से जो है कथन वाला याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कह रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देख लीजिए दोस्तों, कह रहा है कि वृद्धि एवं विकास दो आयाम है, वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है, वृद्धि विकास की प्रक्रिया का ही भाग है, विकास सतत प्रक्रिया है। जो है वृद्धि विकास की प्रक्रिया का ही एक भाग है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा वृद्धि एवं विकास दो आयाम है। वृद्धि और विकास जो है दो आयाम नहीं है। वृद्धि और विकास एक दूसरे से क्या होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर जो है ए, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 50। हम लोग अर्धशतक लगा लिए हैं। चलिए अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो है हम ऐसे ही नए नए वीडियो को लाते रहे और आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। लाइक करने में कुछ लगता नहीं है, लाइक ज़रूर कर दीजिए इसको। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? बाल्यावस्था की कौन सी विशेषता नहीं है? तो सामूहिक प्रबलता, जिज्ञासा की कमी, अभिवृद्धि में स्थिरता, समूह एवं खेलों में सहभागिता। मतलब इसका हो जाएगा कि कौन बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो सामूहिक प्रबलता, जिज्ञासा की कमी। देखिए इसमें जो सामूहिक प्रबलता भी होता है, अभिवृद्धि में स्थिरता भी होता है, और समूह एवं खेलों में सहभागिता ये तो होता है, लेकिन ये नहीं होता है, जिज्ञासा में कमी जो है यह नहीं होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 51 नंबर। 51 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? तो शारीरिक विकास जो होता है, शरीर का विकास, यह प्रथम चरण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह से दिख पाए। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है वह कहलाता है दोस्तों आपका किशोरावस्था। किशोरावस्था जो है वह वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 में देख लेते हैं। कह रहा है कि कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, अनुमति नहीं देना चाहिए, रोक देना चाहिए। तो दोस्तों इसको प्रोत्साहित करना चाहिए, तभी तो वह पढ़ पाएगा, नहीं तो पढ़ ही नहीं पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 54 नंबर। इसमें कह रहा है कि विकास कभी भी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी समाप्त नहीं होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत को बताता है? तो यह बताता है आपको निरंतरता के सिद्धांत को बताता है। यह कभी भी समाप्त नहीं होने वाली प्रक्रिया है, यह निरंतरता के सिद्धांत को बताता है। चलिए दोस्तों 55 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। बच्चे की वृद्धि मुक्ता संबंधित है। वृद्धि, बच्चों की वृद्धि साथियों लगता है क्वेश्चन जो है वह गलत टाइप हो गया है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है 56 नंबर। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है छात्रों के सर्वांगीण विकास से, शैक्षणिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के मानसिक विकास से, छात्रों के वृत्तिक विकास से। पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो होती है वह छात्रों के जो है
वह सर्वांगीण विकास के लिए होगा, छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मानव विकास प्रारंभ होता है, मानव विकास जो है वह प्रारंभ होता है कब से? तो मानव विकास जो प्रारंभ होता है वह आपको गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है, गर्भ के काल से ही विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं अगला 58 नंबर। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन जो है वह सत्य नहीं है? तो सीखना व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। तो यही दोस्तों ये सी सही नहीं है, वह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रक्रिया ये जो है सो प्रक्रिया होता है, केवल मात्रात्मक नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अब अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59। एक प्राथमिक कक्षा कक्ष के एक शिक्षक को करना चाहिए, केवल उदाहरण देना चाहिए, गैर उदाहरण देना चाहिए, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देना चाहिए, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों नहीं देना चाहिए। तो इसका हो जाएगा उदाहरण देना और गैर उदाहरण दोनों देना चाहिए उसको। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में है बालक का विकास परिणाम है, किसका परिणाम है बालक में विकास? तो वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण के अंतःक्रिया का, आर्थिक कारकों का। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रम तथा वातावरण के अंतःक्रिया का परिणाम है बालक का विकास। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 61। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, प्रतियोगिता की भावना का? नहीं, प्रतियोगिता की भावना का तो बढ़ावा नहीं देगा। उसके बाद प्रतिद्वंदिता की भावना का, ये भी गलत है। तटस्थता की भावना का, ये भी गलत है। यह जो है सो सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। एक अच्छा अध्यापक जो होगा वह बालकों में सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। चलिए आगे जो है हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा बी, 1961 में हुआ था। ठीक है, 1961। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जॉन डीबी के अनुसार शिक्षक है, एक बाधा है शिक्षक, एक आदर्श है शिक्षक, एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक है, और आवश्यकता इनमें सभी। देखिए यह जो हो जाएगा कि शिक्षक जो है वह एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। जॉन डीबी के अनुसार जो है शिक्षक जो है एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 64। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक और आध्यात्मिक विकास। अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा आपको डी, यानी सभी है। शारीरिक विकास भी होना चाहिए, बौद्धिक विकास, नैतिक और आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए। विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति 4 नवंबर 1948 को हुई थी। 4 नवंबर 1948 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। बेसिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। बेसिक शिक्षा जो है उसमें शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? तो बेसिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होना चाहिए? नहीं, अंग्रेजी भाषा नहीं। संस्कृत भाषा होना चाहिए? नहीं। मातृभाषा? हाँ, मातृभाषा होनी चाहिए। मातृभाषा में, बेसिक शिक्षा में मातृभाषा में शिक्षा पर बल दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि वर्धा आयोग के प्रवर्तक कौन थे? वर्धा आयोग के प्रवर्तक कौन थे? तो वर्धा आयोग के प्रवर्तक महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसमें जो थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है,
कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होगा, डॉक्टर वहाँ पर लिखा गया है और यहाँ भीमराव अंबेडकर ही है, ये इसको जो है सो काट देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि बेसिक शिक्षा की अवधि कितनी है। तो बेसिक शिक्षा की अवधि जो होती है वो 7 वर्ष तक होती है, बेसिक शिक्षा की अवधि, याद रखिएगा। अब है अगला क्वेश्चन है, और खेल एक है सक्रिय मनोरंजन। खेल क्या है? एक सक्रिय मनोरंजन है, निष्क्रिय मनोरंजन है, उबाऊ प्रक्रिया है, समय नष्ट करने का साधन है। तो खेल जो होता है वो सक्रिय मनोरंजन होता है, इसमें सीखते हुए मनोरंजन करते हैं बच्चे, इसलिए ये सक्रिय मनोरंजन है। और आज का क्वेश्चन नंबर 17 और आज के इस टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन जो है वह है आपका समेकित बाल विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। समेकित बाल विकास कार्यक्रम जो है वह शुरू किया गया था आपको 1975 में। समेकित बाल विकास कार्यक्रम जो शुरू किया गया था वह था 1975 में। तो दोस्तों ये है, आपको बताना चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से प्रतिदिन टेस्ट सीरीज भी आएंगे और डीएलएड के सभी यूनिट का, डीएलएड के सभी यूनिट वाइज जो है पढ़ाए जाएंगे, जिसमें यूनिट के सभी यूनिट को पढ़ाने के बाद उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताए जाएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए जाएंगे, फिर जो है सो टेस्ट सीरीज के माध्यम से वीडियो बना करके बताए जाएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डीएलएड की पूरी तैयारी यहाँ पर नियमित रूप से कराई जाएगी, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।